Yes, sir. तो थर्ड में बोला डिटरमिनेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 with elements 0 or 1. The probability that the determinant chosen has the value non-negative. तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि टोटल तो देखो 2/2 का डिटरमिनेंट बन रहा है, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि 0 1 0 1 रख रहे हैं, तो 16 हो गए टोटल केसेस, ठीक है। और उसके बाद 16 हो गए, अब नॉन नेगेटिव पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से अपन नेगेटिव निकाल लेते हैं। नॉन नेगेटिव में हमें कौन कौन सा केस देखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट 0 और पॉजिटिव वाला। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले माइनस वाला निकाल लेते हैं, इजी है निकालने के लिए। अब बोलोगे माइनस वाला कैसे निकाल सकते हैं सर, तो देखो एक तो हो सकता है कि हम ऐसा वाला सोच लें, नेगेटिव सोचना इजी होता है, जनरली देखा होगा ना आपने, नहीं देखा, जैसे ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव और कैसे हो सकता है कि इधर 1 0 भी हो जाए, समझ रहे हो, ठीक है। और कैसे नेगेटिव हो सकता है, ये दिख रहा है, ये सब -1 गए, क्योंकि मैं इस वाले रो को ऐसे लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाए। और क्या हो सकता है, ये वाला केस, और कोई केस हो सकता है क्या नेगेटिव में? No, sir. No, sir. कैसे, तो No, sir. 0 और पॉजिटिव के अब सारे केस बच जाएंगे, तो दिस इज गोइंग टू डिवाइड 16, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये तो हो गया। अब अगला क्या था, फोर्थ नंबर में बोला है कि देयर इज अ कार्ड which is drawn and replaced in an ordinary pack of 52 playing cards. ये कार्ड निकाला, ड्रॉ किया, रखा, ड्रॉ किया, रखा, और बोला मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट अ कार्ड बी ड्रॉन so that there is at least an even chance of drawing a card. तो इसको आप ऐसे सोचिए कि इवन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब पहले तो क्या होता है। तो अगर कोई बोलता है कि इवन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इवन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका अगर मान लो कि हम कोई बोलेंगे देयर इज एन इवेंट व्हिच चांस इज इवन, ठीक है ना, उसका मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी कितनी होगी, हाँ। इस फ्रेज का मैथमेटिकल मतलब समझ में आ गया सबको। केयर पे बोलता है कि इवन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इवन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का सिंपल मतलब क्या हो गया, बोलो कि प्रोबेबिलिटी इज हाफ। अब भाई ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट इवन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो अगर कोई कह रहा है कि एटलीस्ट इवन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। किस बात की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, किस बात की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो आप पढ़ सकते हो, बोल रहे हैं क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ कार्ड बी ड्रॉन, मतलब एक बार निकाला फिर रखा, एक बार निकाला फिर रखा। तो हम लोग बोले किसके किसके निकालेंगे, हार्ट को निकालेंगे। तो ऐसा हो सकता है ना कि आपने पहली बार निकाला हार्ट आ गया, तो उसको मैं सक्सेस कह रहा हूँ। पहली बार निकाला और हार्ट आ गया, आई टुक आउट अ कार्ड एंड इट वाज व्हाट, हार्ट, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें हाफ से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि पहली बार हार्ट आने का चांसेस 1/कितना होता है, 4 होता है ना शायद, 1/4 sir, 1/4. Yes, sir. 1/4, तो इसमें हाफ से बड़ी नहीं हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे कि फिर या फिर क्या हो सकता है कि पहली बार ड्रॉ किया, हार्ट नहीं आया, फिर आपने रिप्लेस कर दिया, फिर से निकाला, हार्ट आ गया। तो हम लोग कि ये तब तक करते जाना है जब तक इनकी प्रोबेबिलिटी जो है का सम जो है वो हाफ से बड़ा ना हो जाए। तो मैंने कितनी बार इसको कर दिया, n टाइम्स। एक तो ये सोच सकते हैं, या फिर 1 में से घटा दें कि n में से n टाइम्स क्या आ जाए, नॉट हार्ट। तो किसी ना किसी बार हार्ट आ गया होगा। दो तरीके से सोचने के, एक तो डायरेक्ट सोचा, डायरेक्ट कैसे सोचा कि क्या हर बार क्या कर रहा है कि एक पत्ता निकाल रहा है और रिप्लेस कर रहा है, तो बोला कि हार्ट आने के चांसेस। तो हमने बोला भाई साहब क्या कि पहली बार ही हार्ट आ गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग बोलेंगे कि प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम हाफ चाहिए। फिर एक हो सकता है कि पहली बार निकाला हार्ट नहीं है, दूसरी बार निकाला हार्ट है, फिर तीसरी बार ऐसे सोच सकते हैं कि पहली बार निकाला हार्ट नहीं है, फिर निकाला हार्ट नहीं है,
और फिर तीसरी बार निकाला हार्ट आ गया। तो ये बार बार रिप्लेस करके कर रहे हैं, समझ में आएगा, निकाला रखा निकाला रखा निकाला रखा ऐसे करके। तो ये समझ में आ रहा है, ये n टाइम्स कर रहे हैं। या फिर मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि 1 में से घटा दूं, किस बात की प्रोबेबिलिटी, कि हमने ये n टाइम्स ये प्रोसेस किया तो हलो एवरी टाइम इट वाज अ फेलियर, मतलब हार्ट नहीं आया। इसका मतलब सिंपल है ना कि कहीं ना कहीं एक बार तो हार्ट आ ही गया होगा। 1 में से क्या हटाया हमने, हाँ सर। किसी में हाँ भी सर। हार्ट नहीं आया। यस सर। तो जब आपने टोटल सैंपल से अगर हटा दिया कि कभी हार्ट नहीं है, तो मतलब जो बच गया वो तो हार्ट का ही होगा ना, कि कहीं ना कहीं हार्ट आया होगा। समझ में आएगा, देख लेना, ऐसा ना हो हार्ट अटैक आ जाए, देख लेना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी पीएस, और है, ध्यान रखना यूनियन होता है और का मतलब, ये मैं पिछली क्लास में भी सिखाया था। तो ये देखना, ये वाला और ये वाला कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि अगर पहली बार हार्ट आ गया तो प्रोसेस बंद हो गया, फिर अगली बार चालू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हलो लगी पी एस प्लस क्या हो सकता है, पी एफ एस, और ऐसे कितनी बार चलना है, एन टाइम्स। अब यहाँ देखना, पहली बार हार्ट आया, जैसे मान लो कि तुमने एक पत्ता निकाला, पहली बार मान लो स्पेड आ गया, दूसरी बार पक्का है क्या कि हार्ट आएगा, तो आंसर इज नो। हालांकि दूसरी बार कुछ भी आ सकता है, मतलब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, हमें इन जनरल सोचना पड़ेगा कि दो इवेंट है, जैसे पहली बार मैंने निकाला, एक कार्ड निकाला और मान लो कि वो हार्ट आया, तो अगली बार कोई बोले कि सर ये आएगा पर्टिकुलर कार्ड, तो आंसर इज नो, कुछ भी आ सकता है अगली बार, समझ में आएगा। तो यानी इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट में याद है ना, मैंने लिख दिया था पी ए इंटू पीबी टाइप का। यस सर। तो ये पी Yes, एफ इज एक्चुअली व्हाट, पी एफ इंटरसेक्शन इज। लास्ट टाइम भी मैंने इसका सिंबल मतलब समझाया था, इसका मतलब हो गया ना, पहली बार फेलियर और फिर हार्ट, तो एंड वन, मतलब ये भी और ये भी, तो एंड हुआ इसका मतलब। तो दिस इज पी एफ इंटू पी एस, और ऐसे ये चलता जाएगा एन टाइम्स। तो ये तो जीपी है, या फिर इसमें से भी देखोगे तो यही चीज आएगी, 1 माइनस, और ये सब फेलियर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो दिस इज पी एफ इंटू पी एफ इंटू पी एफ, इंडिपेंडेंट है तो होल रेज टू द पावर n, ये चीज आएगी। यहाँ से भी यही चीज आएगी, आप देख लो एक बार, यहाँ से भी यही चीज कैसे आ रही है, देखना ध्यान। फर्स्ट टर्म इज पी एस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस पी एफ की पावर n, कॉमन रेशियो की पावर n, और नीचे क्या लिखोगे, 1 माइनस पी एफ। व्हाट इज 1 माइनस पी एफ, पी एस। यस सर। तो ये वाली चीज दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पे भी ये सेम आया, तो आप कैसे भी सोच सकते हो, देयर इज नॉट एनी इशू, समझ में आएगा। अब यहाँ से देख सकते हो कि पी एफ कितना है, मतलब हार्ट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई 1/4 अगर हार्ट आने की 3/4 प्रोबेबिलिटी थी, तो ये 3/4 है, तो यानी 1 माइनस 3/4 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो ये उल्टा सोचना देखो कितना आसान हो गया, उल्टे से। और इधर से 3/4 की बार n इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। तो अब यहाँ से सोच लो कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, राइट। तो 2 3 4 रख रख के देख लो, एक बार चेक कर लो। और 3 हो गया, 4 हो गया, और कौन सा 6, 5 5 भी था। 5 बोला कि देयर इज अ लाइसेंस प्लेट 3 कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। तो हमने लिखी 3 कैपिटल लेटर्स हैं पहले, और फिर 3 डिजिट्स हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ ऑल पॉसिबल लाइसेंस प्लेट्स आर ऑल इक्वली लाइकली, मतलब सबकी चांसेस इक्वल हैं, इक्वली लाइकली देना पड़ा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लेट हैज ईदर लेटर पैलिंड्रोम और अ डिजिट पैलिंड्रोम। तो देखो यहाँ लेटर पैलिंड्रोम बने और यहाँ डिजिट पैलिंड्रोम बने, इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, या और बोल रहे हैं। तो आप ऐसे सोचो कि हम लोग बोल रहे हैं कि ए इवेंट को बोल दिया लेटर पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम मेरे ख्याल से क्लियर होगा, पीएनसी वर्ड पहले आ चुका होगा। और बी हमने बोल दिया क्या, डिजिट पैलिंड्रोम। तो क्या बोल रहे हैं कि ए और बी, क्योंकि लेटर पैलिंड्रोम और, तो और किससे डिनोट होता है, यूनियन से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पी ए यूनियन बी, वी हैव लर्न इन द लास्ट क्लास, पी ए प्लस पी बी minus PF माइनस पी इंटरसेक्शन हाँ, ए इंटरसेक्शन बी की जगह में पी ए इंटू पी बी लिखो। रीजन बीइंग कि अगर जरूरी नहीं कि इधर लेटर बनेगा पैलिंड्रोम तो इधर डिजिट बनेगा, ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है, समझ में आएगा। मतलब
इसका होना ना होना दूसरे की प्रोबेबिलिटी को कहीं से भी असर नहीं करेगा। तो दैट इज डायरेक्टली व्हाट पीए इनटू पीवी। आपको बोले लेटर पैलिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी, तो मैं बोलूंगा देखो पहले पे तो कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर, तो पहले की प्रोबेबिलिटी 1, दूसरे की अगर कोई बात करता है तो दूसरे पे भी कुछ आ जाए, लेकिन तीसरे पे हमारे पास टोटल चांसेस थे 26, लेकिन उसमें वही आना था जो पहले वाले प्लेस पे था, तो इसको भरने के चांसेस क्या होंगे? ऐसे नहीं समझ में आया तो पहले ऐसे सोच लो कि पहले प्लेस पे हम 26 में से कोई भी 26 रख सकते हैं, 26 अल्फाबेट्स आउट ऑफ 26 अल्फाबेट्स। सेकंड में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो 26/26, लेकिन थर्ड में वही आएगा जो पहले पे था, तो यानी दैट इज 1/26। तो पीए इज 1/26 एंड सिमिलरली पीवी, तो इस पे कुछ भी आ सकता है, इस पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में फिर से क्या सोचेंगे कि देयर आर 10 डिजिट्स और आउट ऑफ विच यहाँ पे जो आया होगा यहाँ पे वही आ सकता है, तो दिस इज 1/, सर सर जैसे अगर पहली डिजिट पे कोई एक लेटर आ गया तो सर दूसरी डिजिट पे लेटर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो सर वो तो लेटर एक ऑलरेडी यूज हो चुका है ना पहले वाले प्लेस पर। 26 में से अच्छा एक लेटर जैसे यूज हो चुका है। अगर आपको बोला जाए ए, इसको आप पैलिंड्रोम मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, ये पेरेंट लो। अच्छा, और नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 6? सर सर हाँ, 6th का बस वही पार्ट कर दो जिसमें मतलब तीन, एक ही हॉर्स तीनों रेस जीत रहा है। क्या क्या? सर 6th का वही पार्ट कर दो जिसमें एक हॉर्स तीनों रेस जीत रहा है। एक और सी तीनों जीत रहे हैं, जैसे कि हो सकता हो तीनों ए ही जीत जाए, एक केस, दूसरा केस तीनों बी जीत जाए, और तीसरा केस तीनों रेस में सी जीत जाए। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, एक इसकी लिखेंगे और एक इसकी लिखेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट है कि पहले में कौन जीत रहा है दूसरे में कौन जीत रहा है, तो सब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है सवाल में? 0.3, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.3, 0.3, 0.3, दिस इज 0.3 क्यूब प्लस 0.5 क्यूब एंड प्लस 0.2 क्यूब, सबकी दी हुई है, तो उसको क्यूब करके जोड़ना है बस। ओके सर। देख लेंगे 7 से 10 में और कोई पूछना हो? 7 to 10 सर 9 वाला कौन सा? 9। 9 में बोला देयर इज एन अर्न कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स एंड n व्हाइट बॉल्स। ये सारे सवाल काफी इजी होते हैं, इस तरह के सवाल। 3 रेड बॉल्स और क्या बोल रहा है, n व्हाइट बॉल्स। अब क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए ड्रॉज 2 बॉल टुगेदर फ्रॉम द अर्न, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव सेम कलर इज हाफ। तो इससे दो बॉल साथ साथ निकाला और दोनों सेम कलर का बोला है ना। तो उसको दोनों तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो दोनों डायरेक्टली तुम सेम कलर के बॉल निकाल लो, या 1 माइनस डिफरेंट कलर का बॉल कर लो। तो जैसे अगर मैं दोनों सेम कलर का लिखूंगा तो 3c2 प्लस nc2 अपॉन क्या लिखूंगा, n प्लस 3c2। यस सर। या फिर मैं ऐसे निकालूं तो 1 माइनस डिफरेंट कलर का, तो 3c1 nc1 अपॉन n प्लस 3c2, दोनों से कोई भी तरीका यूज कर लो। तो ये बोल रहे हैं क्या कि द प्रोबेबिलिटी दे हैव सेम बॉल ऑफ सेम कलर इज हाफ, यानी इसकी वैल्यू भी हाफ लिखी हुई है, इसकी वैल्यू भी हाफ लिखी हुई है, जैसे भी सोचना चाहो सोच सकते हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली। तो जब काफी इजी सवाल होते हैं, तो n+3 इंटू n+2 हो जाएगा शायद, राइट, और 2 एक ऊपर चला जाएगा और इधर हाफ है। तो मुझे लग रहा है कि इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे तो मुझे लग रहा है कि 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा, तो 2n² प्लस 10n प्लस 12 और माइनस कितना है, 3 दूनी 6 दूनी 12n इक्वल टू 1। तो मुझे लग रहा है कि 2n² माइनस 2n प्लस 11 इक्वल टू 0। कुछ गलती हो गई तो अलग बात है, हाँ गलती हो चुकी है। इधर भी आएगा n² प्लस 5n प्लस 6, क्योंकि ये वाला इधर भी जाके मल्टीप्लाई होना है, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ मैं। दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है ना भैया?
ठीक लग रहा है। n स्क्वायर -2n और -5n -7n और प्लस क्या हो जाएगा 6। तो n की शायद दो वैल्यू आ रही है 1 और 6। तो क्या बोल रहे हैं? यस सर। सर पर दूसरी इक्वेशन भी है ना, उससे सॉल्व हो हाँ, जाता है। उसको भी सॉल्व करके जो कॉमन वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी। B draws one ball from the urn, notes its color and replaces it. He then draws, ये तो कल ही करवा रहा था शायद। हाँ, तो ये कल ही करा रहा था। अब इससे n की वैल्यू फिर से निकालो और फिर दोनों में जो सेम वैल्यू आएगी उसी को पकड़ना पड़ेगा। क्या? इससे दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 आएगा आंसर पे। और कोई 10 तक देख लीजिए। तो सर मेरे ख्याल टेंट में था, हिंट्स दे दीजिए सर। हाँ, टेंट में हिंट्स दे दीजिए, हो जाएगा। सिर्फ एक बार कैसे करना है, पेन से करिए। मतलब ये थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिएगा। हिंट्स, हाँ थोड़ा सा हिंट्स कैसे होगा? तो मतलब सोचने का डायरेक्शन इस क्वेश्चन को। ये दिया हुआ लिखा हुआ है ना, 2 boys A and B find jumble of end rope lying on the floor. Each take hold of one loose end randomly. If the probability that they are holding the same rope is 1/101, then the number of ropes is equal. n मान के स्टार्ट कीजिए, नंबर ऑफ ropes कर लीजिएगा। अब अच्छा, एक बार अटेम्प्ट करूंगा। रहने दीजिए बेटा, ज्यादा टेंशन। तो अगर हम n रोप्स मान रहे हैं तो कितने फ्री एंड हो गए भाई? 2n। 2n, क्योंकि हर एक के कितने होंगे? 2। अब किसी बंदे ने एक पर्टिकुलर रोप का एंड पकड़ लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गई? 1। उसके पास 2n एंड फ्री एंड थे, उसने कोई भी एक पकड़ लिया आउट ऑफ 2n। लेकिन जो अगला वाला है उसके पास अब कितने एंड बचे? 2n-1। लेकिन उसको अगर उसका ऑपोजिट पकड़ना है तो देयर इज ओनली 1 वे। तो अब इससे ज्यादा सिंपल तो सवाल क्या आएगा? क्या देखेंगे और क्या है? मेरे ख्याल से डू योरसेल्फ हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा खुद से। डू योरसेल्फ तक तो मैनेज कर लीजिए, अब उसमें मत फंसिए ज्यादा। नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे शायद। एक क्वेश्चन किया था शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। एक ही किया था या 2 कर लिया था? 2 किया था। हम्म, 3 कर लिया था। 4 कर लिया था। चलो ठीक है, 4 साढ़े 4 जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा। 3 लोग खेल रहे हैं, ठीक है ना? और बहुत ही सड़ा सा गेम है, ठीक है, बहुत ही बकवास गेम, लेकिन खेल रहे हैं 3 लोग। लेकिन 3 लोगों के नाम आप रख सकते हो, राम श्याम और घनश्याम। ये 3 लोग गेम खेल रहे हैं। तो ले लें कि राम श्याम और घनश्याम ये तीनों लोग एक कार्ड का गेम खेल रहे हैं। और गेम क्या है? गेम सिंपल है। आप बोलोगे क्या सिंपल सा गेम है सर? हमें भी सिखाइए। तो लेने की गेम बहुत 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 सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है? डेक ऑफ कार्ड आप समझते होंगे, मतलब ताश की गड्डी है, समझ में आएगा। और बढ़िया से उसको पीस दिया गया, एकदम शफल कर दिया गया, ठीक है? और शफल करने के बाद हम लोग फिर क्या बोल रहे हैं कि इसको काट रहा है कोई दूसरा बंदा। काटने का मतलब ये नहीं कि दूसरे बंदे के पास एक चाकू है और वो उधर के उसको काट देगा, ठीक है? हमने भैया तो काट दिया, ठीक है? वैसे नहीं, काटने का मतलब होता है कार्ड ऑफ गेम्स में, ठीक है ना, कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ कार्ड को क्या करेगा? लिफ्ट करेगा। समझ रहे हो? तो लिफ्ट करेगा मतलब जैसे कुछ पोर्शन है, 10 कार्ड, 15 कार्ड, 20 कार्ड, ऐसे रैंडमली अंदाज से उठा लेता है, समझ? उसको कहते हैं काटना, ठीक है? बाकी आजकल तो अलग डेफिनेशन है काटने की। तो यहाँ पे सिंपल सा अपन क्या कह रहे हैं कि देयर आर 3% राम श्याम एंड घनश्याम विनिंग द गेम। और एक आदमी क्या कर रहा है इसके इससे इसके अलावा है, ठीक है ना? वो क्या कर रहा है कि उसको पीस के पहले राम के पास ले जाता है डेक ऑफ कार्ड। भैया जी काटिए। तो नहीं, तो वो फिर कार्ड काटता है,
जैसे ही कुछ उठाएगा तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो कार्ड है ये देख सकते हैं। जैसे ही मान लो कि 15 कार्ड, 20 कार्ड, 25 कार्ड जो भी उठाया उसने, तो ये कार्ड दिख सकता है। जैसे कि देख सकते हो, जैसे उठाया तो देख लिया। तो अगर ये कार्ड हार्ट का है, किसका है ये कार्ड? हार्ट का है, तो राम विल विन द गेम। और अगर ये हार्ट का नहीं है तो क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के बाद फिर से वो दूसरा जो बंदा है वो, मतलब इनके अलावा जो है, वो उसको फिर से पीछेगा और श्याम के पास ले जाएगा। जैसा बोला जा रहा है वैसा ही किया जा रहा है। फिर श्याम फिर से कट करेगा, ठीक है। श्याम ने कट कर लिया, मान लो हार्ट आ गया, तो श्याम विंस द गेम। और अगर मान लो हार्ट नहीं है तो ही विल रिप्लेस ऑल दोज कार्ड्स इन द डेक ऑफ कार्ड्स। समझ में आएगा? फिर से वो बंदा क्या करेगा? पीछेगा, फिर घनश्याम के पास ले जाएगा। फिर घनश्याम फिर से काटेगा, और काटने के बाद अगर मान लो ये वाला कार्ड फिर से हार्ट है तो घनश्याम विंस द गेम। अदरवाइज क्या होगा? फिर से वो रखेगा, और फिर से ये प्रोसेस दोबारा से वैसे ही चालू होगा, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, ऐसे करके चालू होगा, ठीक है ना। कब तक चलेगा? जब तक कोई जीत ना जाए। कब तक चलेगा? जब तक कि कोई जीत ना जाए। तो अब हमें बतलाना है कि व्हाट इज द चांसेस दैट राम विल विन द गेम, श्याम विल विन द गेम, घनश्याम विल विन द गेम। समझ में आएगा? तो फिर से एक बार बोल दिया कि एक डेक ऑफ कार्ड है, उसको अच्छे से पीस के राम के पास ले गया, राम ने कट किया। कट करने के बाद ये कार्ड अगर हार्ट का है तो राम विंस द गेम, और वही मैच खत्म। समझ में आया क्या? बंद हो गया गेम। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो रखेगा, फिर श्याम के पास, फिर ऐसे ही घनश्याम के पास। कब तक चलता रहेगा? जब तक किसी ने हार्ट नहीं काटा हो। समझ में आएगा? तो जैसे ही हार्ट काटेगा तो वही गेम का कट जाएगा। समझ में आएगा? तो देख लीजिएगा। तो बताइए सबके चांसेस जीतने के। अब ये मुझे हाफ हाफ हाफ, सबके हाफ चांसेस। सर अभी से फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं। मैंने सारी बात कर दी बेटा, समझ में आए तो नहीं समझ में आए तो रिकॉल करो वर्ड्स। करें डिस्कस? सर बस सर थोड़ी आंसर सी पता देर। है? हाँ आंसर बताइए, बिल्कुल बताइए। सर पहले का 4/7 आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों का पहले का 4/7 आ रहा है। दूसरे का 9/28 और तीसरे का 1/14। 1/14। 1/14 सर में पहले का तो 5/20, 64/229 आ रहा है मेरा। और इसका हो गया 4 से 28। तो इसका मतलब कुछ केसेस में बलराम भी जीतेगा इस आंसर के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वैसे तो गेम खेल रहे हैं ये तीनों तो जीता ही नहीं मसीह। लेकिन यहाँ से देखकर इन तीनों का सम ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस में, मतलब 1/28 वाले केसेस में जो बांट रहा होगा वो भी जीत जाएगा। इंटरेस्टिंग। कूलर कूलर। बोलो दोस्तों, डिस्कस करने की इच्छा हो रही हो तो बताओ। कर लीजिए सर। कर लीजिए स्टडी। कर ले। तो एक किसी का आंसर सही आया था। यस। तो देखो राम कैसे जीतेगा, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी राम विंस अपन निकालते हैं। तो राम के जीतने के लिए आप क्या सोच रहे हो कि देखो हर बार स्टार्ट किससे हो रहा है, मतलब राम से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो पहली बार राम के पास गया एंड राम विंस, आ गया, हाँ, जीत गया। तो गेम बंद, खत्म खेल। लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से राम जीतेगा।
कोई कहे कि सर खत्म हो गया खेल, तो ऐसा भी तो हो सकता है खत्म ना भी हुआ हो, फिर पॉसिबिलिटीज है ना भाई। तो अब मेरे को ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं, और फिर उसके हिसाब से आकलन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि एक केस ऐसा हो गया कि पहली बार में ही राम को आ गया हार्ट और जीत गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली दान में राम को नहीं आया। अगर पहली दान में राम को नहीं आया तो अब ये राम को जिताना, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बीच में श्याम को जिता के चले गए, ठीक है। तो हमने कि फिर अब श्याम का नहीं आना चाहिए, फिर घनश्याम का नहीं आना चाहिए, और जब दान फिर से राम के पास आए तो अब राम फिर से जीते। ऐसी करा क्या बस यही होगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये तब तक गेम चलता रहेगा जब तक कोई एक जीत ना जाए, यानी कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक जा सकता है। समझ में आएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पहली दान में हार गया, फिर हार गया, फिर हार गया, और फिर तुमने जिता दिया, तो फिर तो तुमने प्रीवियस केस ही बनाया ना। यस तो यानी कि अब फिर से एक बार हराओ, फिर से हराओ, फिर से हराओ, और फिर से राम के पास दान आए तो फिर राम जीत जाए। अब ये कब तक चलेगा? अनंत काल तक यह प्रक्रिया चलता रहे। इंक्रीजिंग जीपी बनेगी। ठीक है। हाँ सर, अब हम इसकी बात करते हैं, इन इवेंट्स की बात करते हैं। और का मतलब क्या होता है? बार बार बतला रहा हूँ, यूनियन। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। बार बार बतला रहा हूँ, उसके बावजूद अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके इन सबको गोल कर रहे हो तो वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो यानी कि सिर्फ यूनियन है, समझ में आएगा? तो यानी कि दिस यूनियन, दिस यूनियन, दिस। अब मैं फिर से इनके बारे में अगर बात करूँ तो ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये सब आपस में। जैसे ये इवेंट पूरे की बात करूँ, इस पूरे इवेंट की बात करूँ, तो ये सब जो ब्लॉक्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये हुआ होगा मान लो, तो आगे का कुछ नहीं हुआ होगा। यही तो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, कि एक का होना बाकियों की पॉसिबिलिटी को क्या करता है? रूल आउट कर देता है। अगर ये हुआ होगा तो ध्यान से सुन लो, ना तो पिछला वाला हुआ होगा और ना तो आगे वाले हुए होंगे, यानी कि इसका होना भी ये रूल आउट कर देता है बाकियों को। समझ में आएगा? ऐसे ही अगर मान लो इसकी बात करें, तो ये वाला अगर हुआ होगा तो पिछले वाले दो नहीं हुए होंगे, तब ये हुआ होगा, राइट। और आगे वाले फिर अब कुछ नहीं हो सकते। मतलब ये आपस में कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग डब्बे, कोई इंटरसेक्शन नहीं। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज डायरेक्ट यूनियन में क्या होंगी? सम। इफ दिस प्लस एफ 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 एफ। अब क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चे पूछें कि कैसे हो रहा है सर, ठीक है। लेकिन मेनली टीचर्स इन सब में इतने बेसिक में जाते नहीं है कि भाई इसको समझाऊं कि ये क्या होता है। लिख देते हैं, फिर बच्चों को समझ में आ जाता है, ठीक है ना। बार बार सोचते रहते हैं कि यार थ्योरी तो समझ में आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाता है। तो देखते रहिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये चीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब इसकी कैसे निकालें? तो मैंने अभी जस्ट बतलाया है और बार बार बतला रहा हूँ कि इस तरह के सिंबल का मतलब हो गया एंड, क्योंकि ये सब एक साथ हो रहा है। समझ रहे हो? ये सब एक साथ हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हम लोग एफ फिर एफ फिर एफ फिर एस, ये साथ ही हुआ ना एक तरीके से। तो हम लोग बोले कि ये सब इंडिपेंडेंट है क्या? यस, ये इंडिपेंडेंट है। कैसे बोल सकते हैं कि जब पहली बार हार्ट मतलब राम ने कुछ भी काटा, अभी हम इवेंट की बात नहीं कर रहे, मतलब राम ने स्पेड काटा, ठीक है ना, उठाया स्पेड आया। अब श्याम का जब कटेगा तो फिर कटेगा मतलब पत्ता काटेगा, ठीक है ना, कुछ और नहीं कटेंगे। तो बोले कि अगर श्याम का कटेगा तो क्या स्पेड ही आएगा? नहीं। क्या क्लब ही आएगा? नहीं, कुछ भी आ सकता है। समझ में आएगा? तो जब कुछ भी आ सकता है मतलब ये आपस में कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। ये स्पेड का अक्रेंस नॉन अक्रेंस, श्याम क्या कट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को कहीं से भी दूर दूर तक असर नहीं कर रहा है। सहमत है सब लोग? पक्का? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पीएस, और इसको क्या लिखेंगे? पीएफ पीएफ पीएफ। मतलब क्या हो गया दोस्त? पीएफ का होल इनटू पीएस प्लस अगला वाला क्या हो गया? पीएफ की पावर 6। पीएफ मतलब पावर। हाँ, ये जीपी दिख रहा है क्या सर? यस सर, इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है, वेरी गुड। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे पीएस अपॉन 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। आर ये, और हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी दोस्तों, और नहीं आने की ऑफकोर्स 3 क्वार्टर। 1 क्वार्टर तो आने की प्रोबेबिलिटी और 3 क्वार्टर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो 64 में से 27 जाएगा, 3 के 27, तो 37 बचेगा शायद नीचे, और 64 और 1/4 16, 16/37 ये किसी का आया था। तो ये तो राम के जीतने के चांसेस हैं। अब कोई पूछे कि सर श्याम के जीतने के चांसेस? देखो श्याम तभी जीतेगा
जब पहली दफा राम हारेगा, मतलब जीतेगा नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी तभी बनती है, या फिर यूं कह लो कि शाम की जीतने की पॉसिबिलिटी हर एक केस में बनेगी, लेकिन उसके पहले राम को हारना पड़ेगा। मतलब पहले ऐसे चालू होगा कि पहले राम हारा, शाम को तो जिताना है, पहले राम का हार्ट नहीं आया, फिर अगली बार गया, शाम के बाद हार्ट आ गया, या फिर नहीं आया राम का, अब फिर बोलोगे शाम का आ जाए, तो फिर से यही केस हो जाएगा, फिर शाम का भी नहीं है, फिर घनश्याम का भी नहीं है, फिर से राम का नहीं, और फिर श्याम का। तो यानी आप देख सकते हो इन्हीं केसेस में एक एफ आगे लगा दो, एक एफ का आगे टप्पा टप्पा डाल दो, समझ में आएगा। तो जैसे ये समझ में आ रहा है ना, एक एफ का आगे टप्पा कैसे डल रहा है, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यानी कि यही समझ में आ रहा है कि इसी सीरीज को पूरे से को पी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अल्टीमेटली तो ये सब मल्टीप्लाई होके आएंगे ना, पी एफ इंटू पी एस, पी एफ की होल Yes, पावर sir. 4 इंटू एस, पी एफ की होल पावर 7 इंटू एस, पी एस। तो यानी आप समझ रहे हो ना, इसी को पी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी 16/37 मल्टीप्लाइड बाई पी एफ, यानी कि कितना 3/4, तो दिस इज 12/37। और घनश्याम के लिए कोई पूछे मुझसे, तो देखो अब वो या तो इसको आप 2f से मल्टीप्लाई करो, सोचो घनश्याम के लिए क्या होगा, राम फेल्स, श्याम फेल्स, घनश्याम विंस, फिर राम फेल्स, श्याम फेल्स, घनश्याम फेल्स, राम फेल्स, फिर से घनश्याम फेल्स, और फिर श्याम विंस। तो यानी कि या तो इसको 2 बार पीएफ से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पीएफ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, या फिर इसको 1 बार पीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो ऐसी सीरीज बना बना के जोड़ते रहो। ये थोड़ा स्मार्ट वे बतला रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, या 1 में से घटा दो दोनों की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको चाहे तो हम ऐसे भी सोच सकते थे कि मान लो कि राम के जीतने के चांसेस ए हैं, मेथड 2, राम के जीतने के चांसेस बोलो कितने हैं, ए हैं, तो श्याम के जीतने के चांसेस क्या होंगे, 3/4 ए। क्यों, क्योंकि हर एक में एक पीएफ से मल्टीप्लाई हुआ, और घनश्याम के जीतने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 3/4 ऑफ दिस, यानी कि वो हो जाएगा 9/16 ऑफ, 9/6. और इन तीनों का सम क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि यही खेल रहे हैं तो यही जीतेगा ना, तुम और हम थोड़े Total हाँ। probability. तो हमें लगे 16 नीचे आ जाएगा, और इधर 16 और 12, और फिर कितना आ जाएगा 9। तो यानी यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 16/37। तो अब आप श्याम और घनश्याम सबके निकाल सकते हैं। लिख लिया तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पूछना है तो बताओ। बड़े आगे। हाँ सर। Yes, sir. ओके, लिखिएगा, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, a problem in mathematics is given to 3 children or problem in mathematics is given to 3 children who solve it independently. A problem in mathematics is given to 3 children who solve it independently. तो एक छोटा सा assumption नहीं, तो a problem in mathematics is given to 3 children who solve it independently. आगे लिखना, the probability that A will solve it correctly is half. The probability that A will solve it correctly is half, and that of B and C, the probability that A will solve the probability that A will solve it correctly is half, and that of B and C, is 2/3 and 3/4, and that of B and C is 2/3 and 3/4.
and that of B and C is 2/3 and 3/4. Find the probability. Find the probability that the problem is solved. Twenty-three by 24. 23/24. Yes, sir. 23/24. Okay. कर ले डिस्कस भाई लोग, सब लोग। हो गया सर। हाँ हाँ सर, किसी को टाइम चाहिए तो जल्दी बतलाओ, नहीं तो फिर करते हैं। Zoom. इसको अपन वेन डायग्राम से एक बार पहले फील करते हैं कि क्या चीज है। तो अपन इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे ये A, B और C है आपका। अरे कहाँ गया, अरे भैया C कहाँ चला गया? ये A है, ये B है और ये C है। मतलब एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वाले रीजन में A इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इस वाले रीजन में, ठीक है ना। फिर ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि ये वाले रीजन में B इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो इस वाले रीजन में C इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो तो आप देख रहे हो कहीं पे स्टार, क्रॉस और हार्ट सब मिक्स हो रहा है, समझ में आएगा। यानी वो रीजंस कौन से होंगे जिसमें A B C तीनों कर रहा हो, या A और B कर रहा हो, C नहीं कर रहा हो, समझ में आ रहा है। तो आप पहले फील कर लो इस चीज को कि क्या बोला जा रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो प्रॉब्लम सॉल्व कब माना जाएगा? जब तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करें तभी हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, या कोई भी एक सॉल्व कर ले तो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉब्लम इज सॉल्व। कोई भी एक सॉल्व कर कोई लो। भी हम बी और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। कोई बोले कि सर ए ने प्रॉब्लम सी सॉल्व किया, बी और सी ने थोड़ी किया, तो हम ये थोड़ी देख रहे हैं कि बी और सी ने किया या नहीं किया। हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब उसको कोई भी कर सकता है, हो सकता है ए ने कर दिया हो, बी और सी नहीं कर पाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व। अगर कोई पूछे कि सर ए ने सॉल्व कर दिया हो और बी और सी नहीं कर पाए, वो कौन सा रीजन है? कैन यू मार्क दैट रीजन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम? यस, आई कैन मार्क दैट। तो देखिए अभी हम उसको मार्क करने वाले हैं कि ए ने सॉल्व किया हो और बी और सी ने नहीं सॉल्व किया हो। हो जाओ भाई, हो जाओ, देखना। हाँ, तो कौन सा रीजन दिख रहा है आपको? ये वाले रीजन कि ए ने सॉल्व किया हो और बी एंड सी नहीं कर पाए, ये समझ में आ रहा है? ये वाला रीजन है। ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों ने सॉल्व किया हो, सी ने नहीं किया हो। तो अगर ए और बी दोनों ने कर लिया हो दोस्त और सी ने नहीं किया हो, तो ये रीजन है। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ? समझ पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ सर। ये नहीं है गलत ना। ए और बी ने सॉल्व किया और सी ने नहीं सॉल्व किया, ये पूरा थोड़ी रीजन है। ये बीच वाला होगा बस। हाँ, इंटरेस्टेड लग रहे हैं बीच वाले में। अच्छा देखिएगा, चलो लें कि ये वाला रीजन है, ए एंड बी ने किया हो, सी ने नहीं किया हो, ये है वो reason। अभी नहीं समझ में? यस सर, समझ गए। ये रीजन थोड़ी है कि ए और बी ने सॉल्व कर लिया और सी नहीं कर पाए। ये तो है कि सिर्फ ए ने किया,
पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर। आ रहा है Yes, sir. पक्का? पक्का। कर लो कृष्ण, कम से कम अपन दोनों बात करते रहेंगे, एटलीस्ट दो तो बच्चे बात करें। ये वाला रीजन क्या है जब तीनों ने सॉल्व किया? तीनों मतलब ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया है। समझ में आ गया? तो अब देखो ऐसे अगर मैं देखूं ना तो मुझे 7 रीजन ऐड करने पड़ेंगे। बोलो कौन सा? एक ये वाला जब तीनों ने सॉल्व किया है, ये वाला जब ए और बी ने सॉल्व किया सी ने नहीं किया, ये वाला बी और सी ने सॉल्व किया ए ने नहीं किया, ए और सी ने सॉल्व किया बी ने नहीं किया, ये वाला सिर्फ ए ने किया सिर्फ बी नहीं किया सिर्फ सी नहीं किया। 7 रीजन जोड़ना पड़ेगा। या फिर हम एक स्मार्ट ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में लगाया था कि 1 में से बाहर वाला घटा देते हैं। यस सर। यस सर, ऐसे ही किया। 1 में से बाहर वाला घटा देते, तो ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि इजी है, ठीक है ना? यानी कि अगर बोलता है कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो आई विल से कि दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस probability that problem is unsolved। समझ में आ रहा है क्या? तो 1 माइनस अनसॉल्व। तो अब कोई बोले सर कि अनसॉल्व का मतलब क्या होगा? जब ए बी और सी तीनों नकारे निकल जाए, निकम्मे निकल जाए, ना तो ए ने किया ना तो बी ने किया ना तो सी ने किया, तो अगर सॉल्विंग इंडिपेंडेंट है तो क्या आप समझते हैं कि अनसॉल्विंग भी इंडिपेंडेंट है? अनबॉक्सिंग नहीं, अनसॉल्विंग, नॉट सॉल्विंग। यस सर। यस सर। नहीं देख पाते होंगे तो आप सॉल्विंग अनसॉल्विंग थोड़ी समझना आता है, अब तो अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग समझना है। हाँ भाई, तो अगर सॉल्विंग इंडिपेंडेंट है तो नॉट सॉल्विंग भी क्या है? इंडिपेंडेंट। तो डायरेक्टली सबकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो नॉट Yes, सॉल्विंग बाय ए इज हाफ, नॉट सॉल्विंग बाय बी इज 1/3, नॉट सॉल्विंग बाय सी इज 1/4। तो दिस इज गोइंग टू बी 23/24। अभी भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ सकते हो। तुम बोलोगे तो 7 रीजन जोड़ के भी दिखा दूंगा, यही आएगा। जैसे अगर कोई बोले सर इस रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक मैं बस हिंट दे देता हूँ। तो इसका मतलब ये मत निकाल देना कि इस रीजन की वैल्यू हाफ है, नहीं भाई, इस रीजन की वैल्यू हाफ नहीं है, क्योंकि मैं बार बार सिखा रहा हूँ कि आप अनपढ़ मत रहें, पढ़ना लिखना सीखिए, ठीक है ना? अगर आप इसको 1/2 लिख रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। इस ये रीजन कौन सा है? इसमें है ए सॉल्व कर रहा है और बी और सी सॉल्व नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ए सॉल्व कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय बी एंड सी नहीं सॉल्व कर रहा है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। तो हाफ इंटू 1/3 इंटू 1/4। जैसे अब इसके लिए अगर जोड़िएगा ये वाला पोर्शन, तो इसमें क्या हो रहा है? ए सॉल्व कर रहा है, बी सॉल्व कर रहा है और सी सॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसका 1/4 आएगा। तो ऐसे करके आपको और 5 रीजन लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। अभी कुछ समझ में आएगा? हाँ सर। चलिए लिख लीजिए। यस सर। तो मैं डायरेक्ट 7 जोड़ने वाला तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए कि एक ट्रायल चल रहा है, ट्रायल समझते हैं? जज कोर्ट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो मिलने वाली क्या है आप लोग को? तारीख। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, कोई तारीख चल रही है, ठीक है? अब उसमें एक क्या कहते हैं उसको, मुलजिम होता होगा, ठीक है ना? तो था और उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था। अब बोलोगे क्या चीज का मुकदमा है सर? किसी भी चीज का हो सकता है, इतने सारे तो पाप करते हैं लोग। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि किसी किसी चीज का ट्रायल चल रहा है, समझ में आएगा? और एक बंदा है, नहीं ऋषिकेश नाम का रख लेते हैं, कोई है तो नहीं ना यहाँ बच्चा, देख लेना, कोइंसिडेंटल है, ठीक है ना? कोई अपने ऊपर नहीं ले। तो ऋषिकेश नाम का बच्चा है और उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। जज साहब बैठे हैं और 3 जज हैं, मतलब बेंच है, देयर इज अ बेंच ऑफ 3 जजेस। क्या भाई? बेंच ऑफ 3 जजेस। क्या क्या नाम है जजेस के? जजेस के नाम है ए, बी और सी। तो मुकदमा चल रहा है, देयर इज अ बेंच ऑफ 3 जजेस, और उस ट्रायल में
जो भी मुकदमा हो गया होगा, जिरह हो गया होगा, उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है कि जज ए विल लटकाओ मिस्टर समझे ऋषिकेश इज हाफ। जज ए लटका देगा, प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। जज बी लटका देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। और जज सी लटका देगा, वही स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। समझ में आ गई बात? तो देयर इज अ बेंच ऑफ 3 जजेस, अ ट्रायल इज बीइंग हेल्ड, the chances of A, B and C respectively let go the accused is half, 2/3 and 3/4। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतलानी है कि वो accused फ्री हो जाए। What is the probability that the accused will be free? 1/24। 1/24 सर हाँ, सर सर, डिपेंड free। नहीं करेगा कब फ्री होएगा, भी कितने जज के ना बोलने से भी वो फ्री होएगा। सर नहीं मान लो चाहिए, ऐसा होता 2 ने कह दिया आंसर गिल्टी नहीं है। आंसर चाहिए, सर नहीं चाहिए। सर तो मेरा भी अपने पास है, तुम्हारा भी अपने पास है, सबके पास अपना अपना सर है। आंसर बताइए। कुछ बच्चों ने ये बताया, अब आप सोच के बताइए, निकाल के बताइए, जो भी जैसे। डिस्कस करना हो तो बोल दीजिए, डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। हम्म 2 मिनट सर। 2 मिनट तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है भाई, इसका आंसर 2 मिनट कैसे हो सकता है? डायमेंशनली रॉन्ग। 3/4। 3/4 आ रहा है। सबका हो जाए और डिस्कस करने का मूड हो जाए तो बताइएगा जरूर। कर लीजिए सर। एक मिनट सर, हाँ श्योर श्योर श्योर। सर 3/4 मिनट लेना है, 2 मिनट ले लो। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कोई टेंशन नहीं है तुमको। 24 ही आएगा। 7/24। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यार अगर हम इसको ये वाला शेयर कर लें तो इससे भी तो आ ही जाएगा। सर मतलब इसका मतलब फ्री होना देखो तो इसका मतलब नहीं, मैंने क्या बोला है, आंसर क्या आएगा वो बताइए। मतलब तो भी हम जब डिस्कस करेंगे तो हम बतला ही देंगे। 7/24। क्या और क्या नहीं सोचा उसके हिसाब से बताइए। मतलब 7/24। 3/4। 7/24 मतलब MCQ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? वो ही सही था सर। वही सही ये ज्यादा अच्छा। अच्छा सर। ज्यादा सही वाइट वाला ही व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा है। जैसे आपकी हाँ सर, यहाँ पे ये ग्रिड बन रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो एक गया। बच्चा कह रहा है जैसे आपकी सही है, सबसे समझदार लड़का है। करना तो आपको वही है जो आप करोगे, मतलब खुद के ऊपर भी वैसे ही लेके चलता होगा। करना तो मुझे जो है मैं करता हूँ। मम्मी पापा कहने से क्या होता है, टीचर कहने से क्या होता है। चलिए, तो जैसा कि आपने देख लिया मेरे ख्याल से कि जो रीजन था तो उसमें हम लोगों ने इस तरीके से ए बी और सी को देखा। तो अब क्या है ना कि बेंच का जो निर्णय है, किसका निर्णय? बेंच का जो निर्णय है दोस्त, वो कैसे कैसे सेटल होता है। तो बेंच का निर्णय हमेशा देखोगे कि मेजोरिटी के हिसाब से सेटल होता है। किसके हिसाब से सेटल होता है? मेजोरिटी के हिसाब से सेटल होता है। मतलब वो नहीं सोचेगा कि अच्छा एक कह दिया उठ के कि ए लटकाओ रे ऋषिकेशवा को, तो लटका देगा। नहीं नहीं नहीं, आपने सुना भी होगा कि जब भी कोई फैसला होता है जिसमें बेंच ऑफ जजेस बैठे होते हैं, जैसे 5 की बेंच बैठी है, 3 की बेंच बैठी है, समझ में आएगा, तो मेजोरिटी से होता है। जैसे मान लो कि ए और बी ने कहा लटकाओ,
अस्सी बोला कि अरे नहीं नहीं बच्चा है माफ कर दीजिए साहब, लटक जाएगा। ठीक है, मेजोरिटी क्या है 2:1, समझ में आ रही बात। तो यानी आपको क्या समझना पड़ेगा कि कौन सा रीजन फेवरेबल है लटकाने के लिए और कौन सा रीजन फेवरेबल है बचने के लिए। तो आप देखो तो लटकाने के लिए ए ने बोला और बी ने बोला ये वाला रीजन, तो लटक जाएगा भाई साहब, समझ में आ रहा है। या फिर तीनों ने बोल दिया लटकाने के लिए तो लटक जाएगा, फिर बी और सी ने बोल दिया, ए ने नहीं बोला तो भी लटक जाएगा, और ए और सी ने बोला तो भी लटक जाएगा। तो ये केसेस किसको डिनोट करते हैं, लटकाने वाले को। फ्री वाला कौन सा होगा, इसके बाहर वाला। तो अब देखो 1 में से घटा के तुम करो और चाहे डायरेक्ट जोड़ो जोड़ो, दोनों तरफ से 4 ही हिस्से, टोटल 8 हिस्से, ये तो पता है ना आपको। तो या तो आप 1 में से इन चारों हिस्सों को हटाओ या फिर डायरेक्टली जोड़ दो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं कि ए को, ए ने बोला फ्री होने के चांसेस कितने, फ्री होने के चांसेस ए के, लटकाने के चांसेस हाफ, तो फ्री के भी हाफ। डी के क्या है भाई 2/3, तो इसका 1/3 हो गया, और सी का क्या है 3/4, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्त 1/4। समझ में आ रही? ठीक है ना, पक्का। अच्छा अब एक चीज और आ गई कि हमने बोला कि बच जाए, तो बच जाए तो मतलब तीनों बोले कि छोड़ दो रे छोड़ दो रे, तो यानी कि डायरेक्टली तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंडिपेंडेंट है, प्लस ए और बी ने बोला फ्री और सी ने बोला लटकाओ तो बच जाएगा। ए और सी ने बोला फ्री और बी ने बोला लटकाओ तो भी बच गया, चैन की सांस ले रहा है। ए ने बोला लटकाओ और बी और सी ने बोला फ्री तो भी बच जाएगा। यही 4 केसेस है, और 1 में से भी घटाओगे तो बस बचे हुए 4 केसेस घटाओगे। तो आप देख लो इधर 24 तो आ गया, और ऊपर आ जाएगा 1 3 1 4 4 2 6 और 1 7 7 आ रहा है क्या? हाँ सर। पक्का देख लो एक बार। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ठीक ही लग रहा मुझे तो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 7/24। आगे बढ़े अगले सवाल पे। यस सर। अगला सवाल लिखिएगा। A pair of dice is rolled. A pair of dice is rolled. Until a total of 5 or 7 is obtained. Find the probability that the total of 5 comes before total of 7. Total of 5 comes before total of 7. अब YouTube वाला सेशन देखा था तुम लोगों ने? नो सर। सो रहे थे पिछली क्लास में? सर वो एक बात बोली थी ना एजी सर ने कि कोई भी क्वेश्चन के ऊपर ऐसे भिड़ मत जाओ, वो वाला देखा था इतनी देर से थोड़ा सा।
सर 2/5। ये सर 2/5 आ रहा। 2/5 आ रहा है। सर 2/30। सही सही खिलता रहे सिनेमा हॉल में बैठे हैं भाई साहब। सर 2/5 है। पक्का? हाँ सर पक्का। यस सर पक्का। 2/5 इज करेक्ट। अब बोलोगे सर कैसे करना है, तो आसानी से करना है। जैसे बोला है पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड until a total of 5 or 7 is obtained, find the probability that the total of 5 comes before total of 7। तो हम लोग इसमें एक सिंपल सी बात कह रहे हैं दोस्त कि अगर मान लो कि हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि 5 comes before 7, तो क्या करें? तो फिर से मुझे लग रहा है कि देखो आपने पेयर ऑफ डाइस लुढ़काया, फिर लुढ़काया, फिर लुढ़काया, फिर लुढ़काया, तो जब भी आप लुढ़का रहे हो तो आप हमेशा देख रहे हो कि टोटल ऑफ 5 आया, तो फिर क्या करेंगे? रुक जाएंगे। ठीक है, बोला अंटिल अ टोटल ऑफ 5 और 7 इज ऑब्टेन्ड, यानी कि जैसे ही टोटल ऑफ 5 आया तो आपको अब गेम आगे नहीं बढ़ाना, अंटिल बोल दिया, समझ में आएगा? या फिर आपने पेयर ऑफ डाइस लुढ़काया 7 आ गया, तो अब आपको आगे नहीं बढ़ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने लुढ़काया ना तो 5 आया ना तो 7 आया सम, मान लो सम 6 आ गया, तो फिर से आप लुढ़काओगे। ठीक है, और लुढ़काने के बाद मान लो कि सम 5 आ गया, ठीक है, तो फिर रुक जाओगे, या सम 7 आ गया तो फिर से रुक जाओगे, और नहीं आया तो फिर से लुढ़काओगे। ऐसे चल रही है प्रोसेस। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 कम्स बिफोर 7। तो यानी अब हमारा दिमाग पूरी तरह से फोकस करना चाहिए कि 5 है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि पहली दान में फेंका दोनों डाइस और 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। समझ में आ रही बात? अब हम लोग बोले कि लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली दान में फेंका और 5 नहीं आया और फिर आपने आगे बढ़ाया। तो इसमें एक कैच है। कैच क्या है? मसाला लेने मत चल जाना। कैच क्या है कि जब आपने पहली दान में फेंका और 5 आ गया तब तो गेम वहां रुक गया, या फिर हम लोग बोले पहली दान में फेंका 5 नहीं आया तो फिर 7 भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 7 आ गया तो 7 हैज कम बिफोर 5 और गेम रुक चुका है। तो यानी पहली बार में 5 आ गया, एक तो केस हो सकता है, फिर एक केस हो सकता है कि पहली बार आपने थ्रो किया ना तो 5 आए और ना तो 7 आए। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 बार एंड 7 बार, ना तो 5 ना तो 7। ये समझ में आ रहा है कि ना तो 7 क्यों बोलना पड़ेगा? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फोकस कर लीजिए। बोलिए भाई। आ गया सर। आ गया। और यस सर। फिर हम फेंकें तो फिर क्या आ जाए? 5 आ जाए, क्योंकि 5 कम्स बिफोर 7 की प्रोबेबिलिटी बतलानी। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली दान फेंका आपने, नहीं तो 5 आया ना तो 7 आया, फिर आपने फेंका, ये एंड में चलता जा रहा है। समझ में आएगा? ना तो 5 ना तो 7 फिर से, और फिर आपने फेंका 5 आ गया। ये कब तक चलेगा? अनंत काल तक। कब तक चलेगा? अनंत काल तक। और फिर से इसको वही जीपी का सम का फील ले लो तो P5, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे नहीं, और आपस में ये दोनों कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? तो लेकिन प्लस क्या हो जाएगा? P5 बार इंटरसेक्शन 7 बार इंटू P5 प्लस क्या हो जाएगा? P5 बार इंटरसेक्शन 7 बार 2 बार आएगा, तो मैं इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, और इंटू P5 एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। सो व्हाट इज दिस सम? A अपॉन 1 माइनस R। तो 5 का तो याद है ना कितना था? 4/36 यही था ना शायद इसका तो। यस यस सर। और 5 का केस 4 था और 7 का केस 6 था, यानी 5 और 7 दोनों का केस मिला दे तो 10 है। तो ना तो 5 ना तो 7, तो 26/36। So this is going to be actually 4/10, that is 2/5। क्लियर है सबके लिए? हाँ सर, मैंने दूसरे मेथड से किया। यस सर। दूसरा मेथड भी कर सकते हैं ऑड्स इन फेवर वाले से।
लिखिएगा। अगला सवाल अगर लिख दिया हो तो, ऑल फेस कार्ड्स all face cards from a pack of 52 cards are removed. All face cards from a pack of 52 cards are removed. All face cards from a pack of 52 cards are removed. From the remaining 40 cards, 4 are drawn. All face cards from a pack of 52 playing cards are removed. From the remaining 40 cards, 4 are drawn. From the remaining 40 cards, 4 are drawn. From the remaining 40 cards, 4 are drawn. Find the probability from the remaining 40 cards, 4 are drawn. Find the probability that they are of different suit and different denominations. Find the probability that they are of different suit and different denominations. करेंगे. And they are of different suit and different denomination. दोनों वर्ड हम पहले यूज कर चुके हैं. तो अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब मेहनत काफी तगड़ी चल रही है आपकी. आईटी की पढ़ाई में एक बार में पकड़ना पड़ता है. तो एक चीज बतला दी गई, 2 बार बतला दी गई, ठीक है ना, समझ में आ गया था, सुनाई नहीं दिया था. कोई बात नहीं. सुनाई कभी कभी इसलिए नहीं देता है क्योंकि हम यूज टू नहीं होते हैं. देखे हैं मम्मी जो है पापा को कुछ बोलती रहती है, पापा बाद में बोलते हैं यार हमको तो सुनाई नहीं दिया क्या बोले, और बाद में पूरा खाने का टेस्ट खराब हो जाता है. देखें कभी, जब मेरे घर में तो काफी होता था. यूज टू ही नहीं सुनने के लिए होता रहता. देखें कि नहीं, बोले नहीं हाँ या ना. अब ये मत बोलिएगा ये भी नहीं सुने. यस सर. हाँ, यही रीजन होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है. देखिएगा तो उसमें देखिएगा तो एकदम चल रहा है, मतलब फौजी का एकदम ट्रेनिंग चल रहा है, और कोई मान लीजिए थोड़ा सा ढीला हो जाता है और उसको काफी गाली वाली सुनना पड़ता है. तो हम लोग यहाँ से बैठ के उसको कैसे जज करते रहते हैं, देखो चला मतलब कोई इज्जाज नहीं है, कोई चार नहीं है, ये क्या देश की रक्षा करेगा. समझ में आ रहा है. और जब हम यही काम हमारे ऊपर भी आ जाता है कि आईटी की तैयारी करनी है, ट्रेनिंग कर रहे हैं हम आईटी की, समझ में आ गया. और जब हम ढीले हो जाते हैं तो हम अपने आप को नहीं फिर सोचते हैं, फिर हमको लगता है कि हमारी सिचुएशंस खराब हो रखी हैं, जबकि होता क्या है कि ऐसा है नहीं. ठीक है ना. आप चाहें तो किसी भी तरह की सिचुएशन से लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन अपन फिर उसमें बोलते हैं कि यार सिचुएशन ही ऐसा है, टीचर ही ऐसा नहीं है ना सर, कहाँ से मैं समझ में, ऐसा लगता रहता है. तो थोड़ा सा देखिएगा, जब जो चीज़ हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं बैठ के ना मूवी के अंदर, वैसे आप खुद के बारे में फील लीजिए. आप भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बड़ी चीज कर रहे हैं. ये लगता है कि छोटी चीज कर रहे हैं. कितने लोगों को लगता है कि बड़ी चीज की तैयारी हो रही है? किसी को लगता है? हाँ सर. हाँ, मूवी में नींद भी आती है, मुझे पता है. यस सर. हाँ यस सर, मैंने बोला नींद आती थी उससे. हो गया नहीं सर, और लगता है कि बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हाँ, हैं. बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं. तो बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो बाधाएं कम आएंगी, ज्यादा आएंगी? ज्यादा आएंगी, हमेशा ज्यादा आएंगी. जितनी बड़ी चीज की तैयारी करो उतनी ज्यादा बाधा आएंगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी. फिर हम ये सोच के बैठ जाएंगे ठीक है यार ये तो आएगा, मतलब ये आ रहा है तो अब हम नहीं कर सकते, तो फिर खत्म. लेकिन उसके बावजूद अगर किसी के दिमाग में कि कुछ भी आए करना है, छोड़ना नहीं है, चीजों को करते रहना है, तो फिर वो कर लेता है, कुछ ना कुछ करके कर लेता है जुगाड़. हो गया भैया? सर बहुत गंदा आंसर आ रहा है. अरे कोई बात नहीं यार, चेहरा देख ले अपना, उससे ज्यादा गंदा है तो बता. देखा सर 1009/30. सर 1000 यार by ऐसे 1. आंसर नहीं पता है, वो बटा बटा में आंसर. सर 1000 by 9/139. डिस्कस कर लें. 504 by 9139. हाँ मतलब ऐसे ही कुछ आएगा भारी. सर 504 for 9. अरे डिस्कस कर लिया जाए.
नहीं आ रहा है सर। अरे कोई बात नहीं आ रहा है तभी बुलाए थे, ऐसे कैसे नहीं आएगा। जो हमें छोड़ के जो तुम जाओगे, अभी आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। तो अपन मान लेते हैं कि हार्ट, स्पेड, क्लव और क्या था भाई, डायमंड। तो फेस कार्ड हटा दिया ना, ऑल फेस कार्ड्स हैव बीन रिमूव्ड। तो बच गए जो 40 कार्ड, उसकी बात कर रहे हैं। तो दहला, नेहला, अट्ठी, सत्ती, छे, पंजी, चौगी, तिग्गी, दुग्गी, इक्का भी आएगा ना भाई, फेस कार्ड हटाए नहीं। तो हम लोग Yes, बोलेंगे कि इस तरीके से ये सारे होंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and ace, and then again 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and ace, and again this. है देख लो, डिफरेंट सूट और डिफरेंट डिनोमिनेशन के कार्ड चाहिए। तो पहला कार्ड अगर मैं सोचूं ना, कोई भी उठा ले भाई, क्या दिक्कत आ रही है। तो पहला कार्ड हमारे पास टोटल ऑप्शन थे 40, और 40 में कोई भी 40 उठा लो। सोचो एक बार, सोच पा रहे हो यस सर। यस सर। कि हम लोग बोले 40 में से कोई भी हम 40 उठा सकते हैं, सही है क्या। तो अब अगर हम 40 में से कोई भी 40 उठा सकते हैं, तो मान लो कि हमने चौकी उठा ली, किसकी, स्पेड की। तो जैसे ही तुमने चौकी उठा ली स्पेड की, तो अब ये सेम डिनोमिनेशन का कार्ड नहीं आएगा। मतलब अब चौकी नहीं आएगी, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि ये जो स्पेड है वो भी नहीं आएगा। आपको समझ में आई ये बात कि हम लोग बोलेंगे कि चौकी नहीं आएगी, क्योंकि डिफरेंट सूट और डिफरेंट डिनोमिनेशन भी चाहिए। तो इस डिनोमिनेशन का भी नहीं आएगा, सूट का भी नहीं आएगा। यानी कि जब हम सैंपल स्पेस में अगर बात करेंगे दूसरे कार्ड की, तो सैंपल स्पेस में तो 39 वेज, सैंपल स्पेस में कितने वेज, 39 वेज। लेकिन जब हम बात करेंगे इन द फेवरेबल, तो फेवरेबल में आप थोड़ा सोचो, फेवरेबल में आप सोचो, समझ में आ रही है। हाँ 27 फेवरेबल में ये सारे हट जाएंगे, ये 10 और हट गए और 3 और हट गए। अब बोलोगे 4 थे, अरे भाई 10 में गिन लिया था ना उसको पहले ही, तो ये 3 और हट गए। तो यानी 40 में से जब 13 कार्ड हटा दोगे तो कितने बचेंगे, 27। लेकिन जब अगली बार आप पत्ता उठाओगे, जैसे इस बार पत्ता उठाया, जैसे आपने पहली बार में क्या उठाया, चौकी, किसकी, स्पेड का। अब जब आपने 27 में से कोई एक उठा लिया, मान लो कि आपने दहला उठा लिया डायमंड का, तो जैसे ही दहला उठा लिया, तो अब दहला पकड़ लिया आपने, तो ये वाला दहला हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो लेकिन अपन सैंपल स्पेस में बात करें तो 38 केसेस है सैंपल स्पेस, लेकिन फेवरेबल में जब बात करोगे तो ये भी 10 हट गए, ये भी 10 हट गए, 20 हट गए, और साथ ही साथ 1, 2, 3, 4 ये और हट गए, तो 20 में 4 गया 16। आपको समझ में आ रही है मेरी बात। जब अगली बार जाओगे तो फिर सैंपल स्पेस तो 37 बचेगा। लेकिन मान लो कि अब आपने पकड़ लिया सत्ती ले ली हार्ट की, तो अब ये सत्ती भी गई और ये हार्ट भी गया। तो अब क्लब के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने केसेस बचेंगे, 7। आई होप कि दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। यस एक तो ये भी कर सकते हैं, और चाहो तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि 40 में से कोई भी 4 कार्ड निकाल ले नीचे। तो नहीं, 40 में से कोई भी 4 कार्ड निकाल लें, और 10 डिनोमिनेशन में 4 डिनोमिनेशन निकाल लो। डिनोमिनेशन निकालो, जैसे हम लोग के पास दहले से 21 तक का डिनोमिनेशन था, सही है क्या। जैसे 4 डिनोमिनेशन पकड़ लिया मैंने, मान लो कि 10 में से 4 डिनोमिनेशन उठा लिया, दहला, अट्ठी, पंजी और एस, ये डिनोमिनेशन उठा लिया। अब दहला में हार्ट का भी ले सकता हूँ, अट्ठी स्पेड का ले लूँ, इसका क्लब, इसका डायमंड का ले लूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि दहला में स्पीड का ले लूँ और अट्ठी हार्ट का। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि दहला आप हार्ट, स्पीड, क्लब, डायमंड किसी का ले सकते हो, तो 4 तरीका। फिर बचा हुआ अट्ठी के लिए फिर अब 3 तरीका, फिर पंजी के लिए 2 तरीका, और इक्के के लिए 1 तरीका। तो इनटू 4 फैक्टोरियल कर दो। ये समझ में आया क्या कि पहले 10 में से 4 डिनोमिनेशन उठा लिया। अब ये दहला तो हार्ट का भी हो सकता था, स्पीड का भी हो सकता था, क्लब का भी हो सकता था, डायमंड, 4 तरीके थे इसके। फिर जब हम अट्ठी पे जाएंगे तो दहला किसी न किसी का रह गया होगा, हो गया होगा, तो फिर उसके लिए 3 ही तरीका रहेगा। फिर पंजी के लिए 2 ही तरीका और इक्के के लिए 1 ही तरीका। तो ये समझ में आ गया।
यानी यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। सर ये जो सेकंड वाला मेथड है इसमें हम ऊपर ऐसे भी लिख सकते थे ना 10C1 into 9C1 into 8C1 into 7C1। तो इंटू 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा ना। सर क्यों सर? आप क्या कह रहे हो फिर से वो? कि सर पहले तो 10C1 से मतलब एक को चूज किया, किसको? मतलब सर जैसे चार वो है सर, मतलब स्पेड क्लब, तो उनमें से किसी एक स्पेड के 10 डिनोमिनेशन से एक को चूज किया, फिर दूसरे वाले में हमने जो पहले चूज किया वो नहीं कर सकते तो उसमें 9 ही बचे, तो उसमें 9 में से एक चूज किया, ऐसे सर। क्या 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 10 में से 10 डिनोमिनेशन से बोल रहे हो ना, एक सेलेक्ट किया। यस सर। तो फिर क्या किया उसके बाद? उसके बाद सर मान लो वो किसी एक सूट का था, फिर दूसरे सूट में से वो वाला डिनोमिनेशन तो नहीं सिलेक्ट कर सकते जो पहले में आया, फिर उसमें 9C1 किया सूट सर। कहाँ सेलेक्ट किया आपने? आपने तो डिनोमिनेशन ही सेलेक्ट किया ना। क्या किया सूट उसको समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर 4 सूट है सर, तो उसमें देख से लो आप पहले। पहले ये तो देख लो कैलकुलेशन इसकी, ठीक है ना। हाँ सर। और ये जो 4 फैक्टोरियल है ये 4 3 2 1 करेगा इसका। तो ये वाला इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, सॉरी 8 के साथ, और ये वाला 7 के साथ, तो ये अपना यही बन जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और ये समझ में भी आ गया मुझे तो। लेकिन अब आप क्या कह रहे हो कि 10C1 कर लिया, 9C1 कर लिया, 8C1 कर लिया और 7C1 कर लिया, मतलब ये क्या है? सर 4 सूट है तो पहले सूट में से पहले कोई भी एक डिनोमिनेशन उठाया। और नीचे क्या 40C4 कर रहे हो या यस उधर सर। भी 40C1 कर रहे हो? 40C4। हाँ नहीं, फिर 40C4 कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इनकम्प्लीट हुआ ना क्योंकि इसमें नहीं नहीं, ये हुआ ना, ये ठीक हुआ ना। इनकम्प्लीट कैसे हो गया? नहीं, नीचे भी अगर वही कर रहे थे तो फिर वो गलत था। नीचे तो आप 40 में से कोई भी 4 कार्ड निकाल लो, ठीक है ना, और ऊपर अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इन 10 में से कोई भी पहले एक ले लिया। जैसे मान लो कोई भी किसी भी उसमें उठाओगे ना, मान लो तुमने इससे उठा लिया या इससे, रैंडमली एक लोगे ना, 10 में से कोई एक उठाओगे रैंडमली, पहला वाला तो कोई हाँ ठीक है सर। भी उठा लो ना। मान लो कि तुमने ये उठा लिया तो अब इसका तो लोगे नहीं। अब जो बच गए होंगे उसमें से रैंडमली किसी के 9 में से एक उठाओगे आप, फिर अगले वाले का 8 में से कोई एक उठाओगे और फिर 7 में से एक उठाओगे। ये भी सही आएगा क्योंकि देख सकते हो आप 40 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल होगा और इसका जो 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर मैंने भी किया था। ये नहीं समझ में, ये जो होगा ये 40 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल जो होगा, तो 40 अपॉन 36 तो यही फिर से सैंपल स्पेस आपका बना देगा, 4 फैक्टोरियल ऊपर जाके इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यही सारी यही बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट कंटेन्स 1 rupee coin, a lady has 3 compartments in her purse. First compartment contains 1 rupee coin and 2 50 paise coin. 1 rupee coin and 2 50 paise coin. ठीक है। Second compartment contains 2 1 rupee coin plus 350 and 350 paise coin. And third compartment contains 3 1 rupee coin and 4 50 paise coin. Third compartment contains 3 1 rupee coin and 4 50 paise coin, ठीक है। आगे लिखिएगा
she randomly selects a compartment 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 and draws a coin. She randomly selects a compartment to draw a coin. She randomly selects a compartment to draw a coin. What is the probability? What is the probability that the drawn coin was a rupee coin? What is the probability that the drawn coin was a rupee coin? और भी एक दो सवाल लिख लीजिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. What is the probability that the drawn coin is a rupee coin? A lot contains